टैरिफ तो सिर्फ एक बहाना है। असली मुद्दा भारत के बढ़ते हुए विकास को रुकवाना है। आज हम इतने सशक्त हो चुके हैं डिफेंस के अंदर कि हमको विदेश से हथियार खरीदने की जगह, हम खरीद रहे हैं अभी भी, लेकिन खरीदने की जगह पे आज हमारे बनाए हुए ब्रह्मोस को दूसरे देश खरीद रहे हैं। पहले से और देश अपना सैटेलाइट छोड़ने के लिए भी नासा के पास जाते थे। आज कितने सारे देश अपना सैटेलाइट छोड़ने के लिए भारत आते हैं। मजे की बात यह है कि भारत की बनी हुई दवाइयों को अमेरिका की कंपनियां मेड इन अमेरिका की मोहर लगा करके दुनिया में बेचती। बेवकूफ आदमी है, मैं तो जोकर बोलूंगा, राजनीतिक जोकर है कि जिसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आज हम चौथी सबसे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था खड़े हैं और ये बोलता है कि हम डेड इकोनॉमी है। आज मोदी जी जो हैं वो केवल भारत की आवाज नहीं है, वो दुनिया के उन सब देशों की आवाज है जिन देशों को अमेरिका ब्लैकमेल और प्रताड़ित करता है। उसने शक्ल से पूछा मुझे देखते ही कि आप क्या इंडिया से हैं? मैं कहा हाँ, भारत से हूँ। तो मुस्कुराई और उसके बाद मैं बोली, ट्रंप को सही कर दिया आपके मोदी। इनके लिए डॉलर 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 बचाना सबसे बड़ी चीज है। आतंकवाद कोई महत्ता नहीं रखता इनके लिए। मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हें इतनी बड़ी चिढ़ है भारतीयों से, तो भाई एक काम करो ट्रंप साहब, मैं तो खुली चुनौती देता हूं कि सारे भारतीयों को तुम अमेरिका से बाहर निकालो। इनका नासा जो है ना, 30% नासा खाली हो जाएगा, भारतीय वैज्ञानिक वहां से हट गए। इनके जो अस्पताल हैं वहां पे डॉक्टर और नर्स जो है खाली हो जाएंगे। कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगी नाटो, और आए जब तक नाटो, रूसी इनको काटो काटो। तो मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, तेजस्वी यादव जरा टैरिफ लिख के तो दिखा दे, या टैरिफ का मतलब तो समझा दे क्या होता है भाई। जिसने अमेरिका की बात नहीं मानी उसकी हुकूमत को सीआईए ने तुड़वाया है, नहीं तोड़वाया। जब 1971 के अंदर भारत नहीं डरा था अमेरिका के 7th फ्लीट के चलने से, तो आज के युग में तो जबकि भारत का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है, एक ऐसे नेता के हाथ में है जिसके लिए देश सबसे बड़ी चीज है, कोई और चीज नहीं है, उसको ये झुका लेंगे। बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। नमस्कार, पांचजन्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज टू द पॉइंट बात करेंगे हम प्रोफेसर कपिल कुमार जी से एक ऐसे विषय पर जिस पर सिर्फ ना भारत की अकेले की नजर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। सवाल पूरी दुनिया उठा रही है। हम बात करें ट्रंप की कूटनीति की, ट्रंप की टैरिफ नीति की। कहते हैं कि कूटनीति वो होती है जो संतुलन बैठाए, मित्रता करे और व्यापार करे। लेकिन जिस तरह से ट्रंप अपनी टैरिफ नीति चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो दीवारें खड़ी कर रहे हैं अमेरिका और बाकी देशों के बीच में। खास तौर से अगर भारत की बात की जाए, तो जिस तरह के टैरिफ उन्होंने लगाए हैं और जिस इंटेंशन से लगाए हैं, वो कई सवाल खड़े करता है। लगातार इस पे चर्चा हो रही है, लेकिन आज कपिल कुमार जी से हम जानेंगे, क्योंकि वो लगातार कई वर्षों से ये बात बोलते आ रहे हैं कि भारत का दुश्मन चाइना से कहीं ज्यादा बड़ा अमेरिका है। कपिल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आप जो बात करते थे कि चाइना से ज्यादा बड़ा दुश्मन अमेरिका है, और जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं और जिस अंदाज में और जिस इंटेंशन से लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी इस बात को साबित भी करता है। आप क्या कहेंगे? जय हिंद तृप्ति जी। देखिए तृप्ति जी, मैं ये कई वर्षों से इस बात को कहता चला आ रहा था कि चीन तो हम जानते हैं हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हम जानते हैं हमारा दुश्मन है, किस वजह से दुश्मनी है ये भी हम जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग जो चाकरी करते थे अमेरिका की, मैं बार बार कहता था कि इनसे बड़ा दुश्मन हमारा अमेरिका है, और उसका एक कारण है। आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर चीन एक बड़ी ताकत बन के, बड़ी अर्थव्यवस्था बन के खड़ा हुआ, तो सारे पाश्चात्य की, अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी डोलडाल हो गई, सत्ता का संतुलन भी डोलडाल हो गया। तो अगर एक चीन के ही महाशक्ति बनने से उनका ये हाल हो गया, तो भारत अगर एक महाशक्ति बन के खड़ा हो जाता है तो इनका क्या हाल होगा? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल था। और क्या ये शक्तियां जो कि उपनिवेशवाद में विश्वास करती हैं, जो दुनिया में अपना साम्राज्यवाद बना के रखना चाहती हैं, और अगर आप देखें तो सन 45 से लेके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर के और आज तक कोई भी देश दुनिया में, चाहे वो प्रजातंत्र रहा हो, चाहे राजतंत्र रहा हो, चाहे वो मिलिट्री का अधिनायकवाद रहा हो, जिसने अमेरिका की बात नहीं मानी उसकी हुकूमत को सीआईए ने तुड़वाया या नहीं तुड़वाया? लगातार।
और वो ये जी। चाहते हैं कि भारत भी जो है, वो उनका एक तरीके से वो कठपुतला बन के रहे और ये भूल गए हैं कि भारत अब वो भारत नहीं है। जब 1971 के अंदर भारत नहीं डरा था, अमेरिका के 7th फ्लीट के चलने से, तो आज के युग में तो जबकि भारत का नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है, एक ऐसे नेता के हाथ में है जिसके लिए देश सबसे बड़ी चीज़ है, कोई और चीज़ नहीं है, उसको ये झुका लेंगे। तो अब देखिए असली बात कहाँ आती है? टैरिफ तो सिर्फ एक बहाना है। असली मुद्दा भारत के बढ़ते हुए विकास को रुकवाना है। भारत को अपने आगे झुकाना है। और क्यों है मैं बताऊं आपको। आप ये देखिए कि जिन जिन क्षेत्रों में भारत अपना विकास कर रहा है, हुँ, रक्षा को ही लीजिए, डिफेंस को, आज हम इतने सशक्त हो चुके हैं डिफेंस के अंदर कि हमको विदेश से हथियार खरीदने की जगह, हम खरीद रहे हैं अभी भी, लेकिन खरीदने की जगह पे आज हमारे बनाए हुए ब्रह्मोस को दूसरे देश खरीद रहे हैं। फिलीपींस ने खरीदा और अब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ग्रीस भी, साइप्रस भी और कई देश खरीदना चाहते हैं। अब इसका नुकसान किसको हो रहा है? लोग जो चीज नहीं समझ पाते हैं। अगर भारत ब्रह्मोस बना करके विदेशों को बेच रहा है, तो वो विदेशी लोग या वो देश जो इन मिसाइल्स को अमेरिका के मैन्युफैक्चरर से खरीदते थे, जो अमेरिका के हथियार बनाने वाले हैं, उनसे खरीदते थे, वो अब भारत से खरीद रहे हैं। तो अमेरिका की जो सबसे बड़ा उद्योग है आर्मामेंट का दुनिया भर में, जो कि दुनिया भर में ये अस्त्र बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसके सामने खतरा पैदा हुआ कि आज भारत ये कर रहा है। स्पेस के क्षेत्र में देखिए, जिस तरीके से इसरो ने विकास किया, भारत चंद्रमा के ऊपर अपना चंद्रयान भेज करके वहां पहुंच चुका है, ऐसे इलाके में पहुंचा जहां पे अमेरिका तक नहीं पहुंच पाया था। एक साथ 100-100 हम लोग रॉकेट छोड़ रहे हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? नासा का हो रहा है। क्योंकि पहले से और देश अपना सैटेलाइट छोड़ने के लिए भी नासा के पास जाते थे। आज कितने सारे देश अपना सैटेलाइट छोड़ने के लिए भारत आते हैं। फिर आप तीसरी एस्पेक्ट देखिए फार्मा इंडस्ट्री को लेकर के। अभी भी देखिए ट्रिनिडैड में जब मोदी जी आए हैं और एक बहुत बड़ा समझौता, ट्रिनिडैड छोटा-सा देश है ट्रिनिडैड, लेकिन एक समझौता जो यहाँ पे हुआ कि ट्रिनिडैड अब भारत से जो है दवाइयाँ खरीदेगा। भारत से वो जो है जो और सामान आते हैं सर्जरी के और ये सब खरीदेगा। इसका नुकसान किसको हुआ? अमेरिका को। क्योंकि यहाँ सारी अमेरिका की दवाइयाँ आती हैं और देखिए मज़े की बात ये है कि भारत की बनी हुई दवाइयों को अमेरिका की कंपनियाँ मेड इन अमेरिका की मोहर लगा करके दुनिया में बेचती। तो नुकसान किसको हुआ? अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के व्यापारियों को हुआ। तो असली मुद्दा ये है कि अगर भारत भी उठ करके एक सशक्त रूप के जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था विकास कर रही है, मतलब इतना बेवकूफ़ आदमी है, मैं तो जोकर बोलूँगा, राजनीतिक जोकर है, कि जिसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि आज हम चौथी सबसे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था खड़े हैं और ये बोलता है कि हम डेड इकोनॉमी है। अरे डेड तो तुम्हारी इकोनॉमी हो रही है भाई। और इसमें एक और देखिए बहुत बड़ी बात है तृप्ति जी। जी। बहुत बड़ा एक कदम जो मोदी जी ने उठाया, रुपए में व्यापार करने का, हुँ, कि विदेशों के साथ हम 1 टू 1 जब बात करेंगे, व्यापार करेंगे, तो हम फिर डॉलर में नहीं करेंगे। हम रुपए में करेंगे, हम रुपया देंगे, वो अपनी मुद्रा देंगे। इस पे किसके ऊपर असर पड़ा? डॉलर के ऊपर असर पड़ा। अमेरिका का डॉलर खत्म होता है, अमेरिका का वर्चस्व इसमें खत्म होता है पूरा लेकर के। और यही नहीं, वो जो हमारे यहाँ वो ये पूरे यूपीआई और ये और जिस तरीके से देखिए हुँ। भारत ने तरक्की की है, आज जिस तरीके का हमारे यहाँ आईटी का प्रयोग हो रहा है, इवन व्यापार के अंदर भी, बैंक के अंदर भी, लेन-देन के अंदर भी, तो ये अमेरिकी जो है ये परेशान है डीप स्टेट उसकी वजह से। और इसके ऊपर फिर सबसे बड़ी जी, बात एक कपिल जी और आप ये जो बात कर रहे हैं डॉलर के मुकाबले जो करेंसी लाने की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील के ऊपर जो टैरिफ लगाया है, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, इसके अलावा चाइना से क्या रिश्ते हैं, रशिया से क्या रिश्ते हैं, अमेरिका के ये हर कोई जानता है। ब्रिक्स जो है ये लगातार अपनी करेंसी लाने की बात कर रहा था, कहीं न कहीं ये निशाना साधा नहीं गया है ट्रंप की तरफ से ब्रिक्स को भी?
नहीं, वो तो बड़ा साफ है कि ब्रिक्स जिस तरीके से एक शक्तिशाली संगठन उठ के खड़ा हुआ है, और देखिए सवाल अब इसमें खाली ब्रिक्स का ही नहीं है, इसमें एक हुँ, बहुत बड़ी चीज ये आ गई है कि दुनिया के वो सारे देश जो अमेरिका के आगे अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे, जैसे अभी भी पाकिस्तान तो मिलाता है ना अमेरिका के सामने जाकर के, हुँ, लेकिन बहुत से देश ऐसे थे जो अंदर से अमेरिका से बहुत अपना रुष्ट है, लेकिन अमेरिका की ताकत की वजह से, अमेरिका की ब्लैकमेलिंग की वजह से, अमेरिका की दबाव की वजह से उनके सामने कोई रास्ता दूसरा नहीं था कि उससे निकल हुँ, करके कुछ आगे जा सके। आज भारत में पहली बार, भारत में क्या देखिए 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पहली बार ये हुआ है कि किसी देश ने अमेरिका के इस वर्चस्व को चुनौती दी। तो आज मोदी जी जो हैं, वो केवल भारत की आवाज नहीं है, वो दुनिया के उन सब देशों की आवाज है जिन देशों को अमेरिका ब्लैकमेल और प्रताड़ित करता रहा। और कौन-सा देश, यूरोपीय देश तक है इसमें। मतलब हुँ, इनके जो नाटो-वाटो के सदस्य हैं, वो तक इसमें हैं। हुँ, हुँ, वो आज उसमें दरार भी बढ़ रही है कि इनके इनकी वजह से। तो ये जो भारत उठ के खड़ा हो रहा है, तो आज ब्रिक्स तो है ही अब संगठित रूप से साथ आ गया। आपने देख लिया कि रूस ने किस तरीके का संबंध इस पे ऊपर अपना प्रतिक्रिया दी। चीन तक ने क्या प्रतिक्रिया दी, जो कि हमारा दुश्मन, मतलब व्यापार के रूप में भी है, हुँ, सैन्य क्षेत्र में भी है। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, और ब्राजील ने तो गजब कर दिया है, ब्राजील के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने इनको दे करके। तो आज सारी दुनिया जब ये देख रही है कि इनके ब्रिक्स एक उनके सामने उठ के खड़ा हो गया है, तो ये एक जो आर्थिक संप्रभुता थी अमेरिका की, वो खत्म हो रही है, सैनिक संप्रभुता खत्म हो रही है। तो इसलिए इन सारे देशों का जो नेतृत्व और जो आवाज भारत ने उनको दी है, उससे अमेरिका के अंदर बहुत गहन चिंता है, विशेष तौर से उनकी जो डीप स्टेट है। वो जितना भी ट्रम्प कह हुँ, ले कि मैं डीप स्टेट को खत्म कर दूंगा, वो कर दूंगा, जितना बल के आया था, उसके ऊपर इनको बहुत बड़ी चिंता हुई है कि भाई इसको अभी नहीं रोका गया तो बाद में क्या होगा। और आप इसमें देखिए, ये जो एक स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दिया था और अमेरिका की भूमि पे दिया था पेट्रोल को लेकर के, हुँ, कि आप रूस से पेट्रोल नहीं खरीदेंगे, तो डायरेक्टर डॉक्टर जयशंकर का जो स्टेटमेंट था कि हमको सबक मत सिखाइए। मैं समझता हूँ कि दुनिया के किसी भी विदेश मंत्री ने इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत वक्तव्य, और वो भी उन्हीं की भूमि के ऊपर जाकर के देना और उनको निरुत्तर करना, शायद किसी और विदेश मंत्री ने इस तरीके से नहीं किया आज तक। कपिल सर, इस समय आप विदेश यात्रा पर हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं तब आप ट्रिनिडाड में भी हैं। अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका की इकोनॉमी में भारतीयों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहाँ पे काफ़ी बिज़नेसमैन हैं जो अमेरिका को आर्थिक तौर पे काफ़ी योगदान देते हैं। उनको जिस तरह से टैक्स मिलते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन वहाँ हैं। इवन जब ट्रम्प के इस बार के भी चुनाव हुए थे, तो वहाँ का इंडियन डायस्पोरा जो है पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहा था। अब जब ये ट्रंप की पूरी रणनीति और ये डिप्लोमेसी वहाँ के भारतीय देखते हैं या विदेशों में जगह-जगह भारतीय देखते हैं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? और ट्रंप को नहीं लगता कि जिन भारतीयों के दम पर एक तरह से उसने चुनाव जीता है, उनका सपोर्ट मिलता रहा है, क्या उन वोटर्स को खोने का डर भी नहीं है? देखिए, 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको इस प्रदेश के ऊपर मेरी जो प्रतिक्रिया है, कि पहली बात तो ये है कि ट्रम्प को इस बात की अब कोई चिंता नहीं है कि उसको कोई वोट देगा या नहीं देगा, क्योंकि अब क्योंकि उसका आगे चुनाव कोई ही नहीं और, लड़ना अब। आगे हुँ, कोई उसको चुनाव लड़ना नहीं है उसको, हुँ, ठीक है? तो इसलिए वो उस पे नहीं चलेगा। और दूसरा क्या है कि जो भारतीयों की प्रतिक्रिया आप पूछ रही हैं, मैं कल ही यहाँ पे बाज़ार में मौजूद था, कुछ दुकानों पे मैं गया था, तो भारतीय मूल की महिला थी, तो उसने शक्ल से पूछा मुझे देखते ही कि आप क्या इंडिया से हैं? मैं कहा हाँ, भारत से हूँ। तो मुस्कुराई और उसके बाद में बोली, ट्रम्प को सही कर दिया आपके मोदी जी ने। तो मैंने हुँ, उससे पूछा भी, मैं कहा भाई आप मोदी जी आए थे तो आप गई थी क्या वहां पे देखने? तो बोले हाँ हम सब गए थे। वो तो आपने देखा ही है कि किस तरीके का स्वागत और वो सब हुआ था मोदी जी का। तो मतलब इस, और मेरी और लोगों से भी जब फोन पे बात होती है, उस हुँ, पे बात होती है, तो एक बड़े सम्मान के साथ वो लोग
देखते हैं और जो भारत स्टैंड ले रहा है उस पे उनकी प्रतिक्रिया। अब एक बात समझिए, मैं दूसरी बात जो यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये है कि भाई ट्रम्प, अगर तुम्हें इतनी नफरत है भारत से और इतना ही तुम्हें डर लगा हुआ है भारत से कि तुम वो, देखिए, ऐसा राष्ट्रपति किसी देश का नहीं होगा जो राष्ट्रपति ये भूल जाए कि उसके देश का जो सबसे बड़ा आतंकी घोषित था उस्मा बिन लेदेन, हुँ, उसको जिस देश ने शरण दी थी पाकिस्तान ने बरसों तक रखा, और तुमने खुद अपने हुँ, हवाई जहाज उसको ले जाके वहां पे मारा उसको, है? हुँ, उस देश के उस चीज को भूल करके और तुम उस रोग टेररिस्ट देश का सपोर्ट करना शुरू कर दो। और यही नहीं, वो सीरिया में जो प्रेसिडेंट बन गया था एक टेररिस्ट, जिसके ऊपर अभी भी 1 लाख कितने डॉलर का वो पुरस्कार अमेरिका ने इनाम रखा था। है, हुँ, इनाम था। तुम उससे जाके वहां पे हाथ मिलाओ और सीरिया जाओ हवाई जहाज से उससे मिलने। तो हुँ, आप समझ सकते हैं कि इनके लिए डॉलर 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 बचाना सबसे बड़ी चीज है। आतंकवाद कोई महत्ता नहीं रखता इनके लिए, किसी भी उसका कोई कट्टरवाद इनके लिए कोई महत्ता नहीं रखता है, चाहे जितना मर्जी कहता रहे कि हम आतंकवाद के खिलाफ है और वो है। भाई खिलाफ है तो तुमने तो सारे खालिस्तानियों को तुमने वहां पे पाल रखा है अपने यहाँ पे, पन्नू को और उनको जो है, तुम उनको क्यों मदद देते हो फिर जब आतंकवादियों के खिलाफ हो तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हें इतनी बड़ी चिढ़ है भारतीयों से, तो भाई एक काम करो ट्रम्प साहब, मैं तो खुद ही चुनौती देता हूं कि सारे भारतीयों को तुम अमेरिका से बाहर निकाल दो, और उस पे जो फिर हश्र होगा तुम्हारा, वो सोच लेना या अपने लोगों से पूछ लेना। इनका नासा जो है ना, हुँ, 30% नासा खाली हो जाएगा भारतीय वैज्ञानिक वहां से हट गए तो। इनके जो अस्पताल हैं वहां पे डॉक्टर और नर्स जो है खाली हो जाएंगे। 40% से ज्यादा डॉक्टर और नर्स जो है वहां पे वो भारतीय मूल के हैं। इनके जो विश्वविद्यालय हैं वो कटोरा लेके घूमने लगेंगे, जो अगर भारतीय विद्यार्थियों ने वहां जाना बंद कर दिया तो। इनकी जो आईटी इंडस्ट्री है सिलिकॉन वैली में, वो नीचे बैठ जाएगी अगर भारतीय वापस आ गए तो, जो उसको पूरा चला रहे हैं पूरा लेके। और ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहाँ भारतीयों का योगदान है। तो इसलिए ये तुम करके देखो, हम तो तैयार है। और हम तो अब इतना तैयार है, भारत इतना विकसित है कि तुम निकालोगे अगर भारतीयों को तो भारतीय यहां आकर के अपना वो करेंगे, स्वदेशी वो करेंगे, तुम्हारा जवाब देंगे। अरे मिस्टर ट्रम्प, तुम किस देश से पंगा ले रहे हो? ये वो देश है जहां पे अपनी मर्यादा के लिए, अपनी आन के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए हमारे शासकों ने घास की रोटी खा करके भी अपना सिर ऊपर रखा है, सिर नीचे नहीं होने दिया है। तुम्हारी तरह हम नहीं है कि अगर कोको कोला नहीं मिला और बर्गर खाने को नहीं मिला और पिज्जा खाने को नहीं मिला तो तुम्हारी आफत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, भारतीयों को निकाल दो भाई वहां से, जैसे आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले तृप्ति जी, तुमको वोट हुँ, कौन देगा भाई? तुमको वोट कौन देगा? जब भारतीयों की वोट लेनी थी तब तुम्हारा क्या था? तो अब तुम पाकिस्तानियों की वोट लोगे, तो भाई और पाकिस्तानियों को बुला लो अपने यहाँ, और जिहादियों को बुला लो। उनके वो मुल्ला वहां पे खुलेआम कह रहे हैं ना कि हम सारी दुनिया पे राज करेंगे, तो भाई उनको हुँ, और बुला लो तुम। और मैं तो और कह रहा हूं उससे, ट्रम्प साहब एक काम करिए ना, वो चीन भी आपका दुश्मन है, तो चीन को भी आपको व्यापार को खत्म करना है, तो आप पाकिस्तान से गधे खरीदने शुरू कर दो, तो चीन को गधों की सप्लाई बंद हो जाएगी। और अपने यहाँ उन गधों पे फिर तुम टैरिफ मत लगाना, अपने वहां गधे पालना अपने, और गधे ब्रीड करना अपने, और गधे ब्रीड करने के फार्म बना लो पूरे के पूरे। वो तुम्हारी अर्थव्यवस्था सुधार देंगे पाकिस्तानी आकर के जो है। मतलब हद होती है इन चीजों की। और आप ये देखिए तृप्ति जी, दुनिया में मैंने कोई ऐसा नेता नहीं देखा आज तक जो हुँ, नेता बिना अपने किसी सलाहकारों से बात किए हुए, बिना देश की वास्तविकताओं को जाने हुए, हैं, वो बोलता रहता है जैसे मुंह में पता नहीं कुछ हो गया हो, बोलता रहता है। नहीं मतलब उसका बोलते भी जवाब रहते हैं, फिर अपनी बात से पलट भी जाते हैं, खुद ही भूल जाते हैं आज क्या बोला है और कल क्या नहीं, बोल रहे हैं। भूलना तो छोड़िए,
इतना हम्म। बेवकूफी का स्टेटमेंट है। जब वो एक वहां पे उसने पत्रकार ने जब पूछ लिया कि तुम भाई भारत में तो टैरिफ लगा रहे हो यूक्रेन का युद्ध और ये रूस की बात करके, तो तुम अमेरिका वाले क्यों रूस से फर्टिलाइजर लेते हो और वो लेते हो हम्म। यूरेनियम और चीजें लेकर के? तो क्या जवाब देता है? मुझे मालूम नहीं मुझे इस इसके बारे में बारे में, पता नहीं है। मैं पता करूंगा। तो भाई जब तुझे इस तक चीज के बारे में नहीं मालूम, तो तुझको ये मालूम है कि जो टैरिफ लगा रहा है, इस टैरिफ का असर किसके ऊपर पड़ेगा? अभी हम्म। भी आप देखिए वहां पे अंडे जैसी चीज जो है, वो उसकी 25 सेंट कीमत बढ़ गई कनाडा पे टैरिफ लगाने से। तो दुकानदारों ने वहां नीचे लिख रखा है बकायदा कि ये 25 सेंट इसलिए बने हैं कि इस पे टैरिफ लगा दी गई इनके ऊपर। तो पर कपिल सर, ये एक बात बताइए आप, ये ट्रम्प अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं और जिस तरह से ये जो टैरिफ लगा रहे हैं और उनको लग रहा है कि बहुत पैसा वो अमेरिका को कमा कर दे रहे हैं, लेकिन वो अब पैसा जो जिसकी जेब से जा रहा है वो तो अमेरिकन ही है ना। अगर आप टैरिफ बढ़ाएंगे, आप आयात पे अगर इतना ज्यादा टैरिफ लगा देंगे तो चीजें की अगर महंगी होंगी तो वो आम अमेरिकी को ही देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो इस बार ट्रम्प की सरकार आई है, पहले जो ट्रम्प सरकार आई थी तब तो चलो वो आए थे ऐसे रिपब्लिकन थे कि हाउडी मोदी भी हो रहा था और वो अलग तरह की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार जो ट्रम्प की सरकार आई है, कहा जाता है कॉर्पोरेट लॉबी लेकर आई है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ऑयल हो या डिफेंस कॉर्पोरेट लॉबी हो, ये ट्रम्प को यहाँ पर लेकर आए हैं। और जो ट्रम्प काम कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रम्प उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की चीजों पे टैरिफ लगा रहे हैं या सिर्फ ट्रेड 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 की बात कर रहे हैं, देश अमेरिका फर्स्ट की जिस नीति को लेकर उन्होंने बातें की थी, वो अमेरिका फर्स्ट यहाँ दिख नहीं रहा, सिर्फ व्यापार दिख रहा है। और वो लॉबीज दिख रही हैं जो ट्रम्प को सपोर्ट करके यहाँ लाई हैं, जिनके दबाव में ट्रम्प काम करते नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, बात अमेरिका फर्स्ट की नहीं है, बात है डॉलर फर्स्ट। हम्म। अगर इनको डॉलर मिलेंगे ना, तो ये अमेरिका फर्स्ट को भी भूल जाएंगे। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा, मैं बताऊं आपको, मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक कारण मानता हूं। इस देश की जो आधारशिला है अमेरिका की, वो तो दुनिया भर के लोग बस गए थे वहां पे जाकर के, यूरोप के। वो जितने यूरोप के लुटेरे थे, क्रिमिनल हम्म। थे, बिजनेसमैन थे, वो सब अमेरिका पहुंच गए। और यहाँ वहां के अमेरिका के मूल लोकल, निवासी तो चाहे सारे वहां वहां से के हटा ही दिए, वहां मार ही दिए। वहां के मूल निवासियों के कत्लेआम किए इन्होंने, कब्जा लिया हम्म। उनके सारे स्रोतों को, चाहे सोने की खदानें थी, चाहे कुछ थी। अब ये सब जब कर रहे थे, तो एक दिन जो है चाय पार्टी कर ली, वो बोस्टन टी पार्टी जिसे बोलते हैं। वहां बैठ के कि भाई हम्म। हम पैसा अपना क्यों भेजें वापस वहां पे और देशों को, हम अपना ही देश क्यों ना बना लें। तो उठा के इन्होंने अपना वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, वो अपना हम्म। वो कर लिया। तो जिस देश का आधार ही पैसे के लालच के ऊपर बना हो, उसका आधार कोई राष्ट्रवाद नहीं था, उसका आधार कोई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नहीं था, उस देश का आधार ही पैसा था। तो इसलिए पैसा 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 करके, वो मुझे कभी कभी वो साबरी की भी वो कव्वाली याद आ जाती है कि संसार में बाजे ढोल, दुनिया मेरी तरह है गोल, कि पैसा बोलता है। तो इसके लिए जब पैसा सब कुछ है, तो आप देखिए ना, इतनी महत्ता है इनकी आर्म्स इंडस्ट्री की, जो ये कॉरपोरेट सेक्टर की आप इनकी बात कर रहे हैं, कि हर साल अमेरिका के अंदर लगभग 20,000 लोग बंदूक की गोली से मरते हैं। निश्चित, बिल्कुल ठीक लेकिन है। ये लोग अपने बंदूक के कानून बदलने को तैयार नहीं है। हथियारों की बिक्री पे असर पड़ेगा, पैसा। पैसा का बात है सारा का सारा, पूरा लेकर के। तो इसलिए ये जो सेक्टर है, ये अमेरिका का छोटा बिजनेसमैन नहीं कर रहा है। वो तो जैसे आपने बताया कि उसको नुकसान होगा, उसकी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो टैरिफ का, अगर भाई आपने मेरे उस पे 100% टैरिफ, आप 250% टैरिफ लगा दी मेरे पे, तो जो हम्म। चीज अमेरिकी व्यापारी मुझसे 100 रुपए में खरीदता था, वो 100 की खरीदेगा, और 250 टैरिफ लग गई तो 350 की बेचेगा वहां पे। तो जो पहले वो 110 या 120 की बेचता, अब वो 370 रुपए की बेचेगा वहां पे। तो पैसा तो अमेरिकी दे रहा है ना। तो ये जो कह रहा है कि टैरिफ के ऊपर में इतने बिलियंस ऑफ डॉलर ले आया, भाई कहां से ले आया तू? एग्जैक्टली, वही बात है। वो तो तेरे आपको अमेरिकियों लेकिन का ही हो।
जी। कपिल सर, एक चीज़ और बताइए, आप जैसे बात कर रहे थे ना हम कि इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो है वो इतना मजबूत है, लेकिन एक तरफ हम इंडियन डायस्पोरा जो कि ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा था, दूसरी तरफ वहाँ पर ज़ोहरान ममदानी जैसे भी लीडर उभर कर आए हैं, जो अभी न्यूयॉर्क के मेयर बने हुए हैं, जो अपने कल्चर को पॉडकास्ट में दिखाते हैं, जानबूझ के उसको प्रदर्शित करते हैं और उसी जगह पे करते हैं जहाँ पर यही ट्रम्प बोलते थे कि हम कट्टर इस्लामवाद के खिलाफ हैं। उन्होंने खुलकर कई तरह की बातें की। उसके बाद वो आसिम मुनीर को अपने पास बुला लेते हैं, उस पाकिस्तान को जिसको भारत लगातार बताता रहा है कि वो आतंकवादी देश है और भारत उससे प्रताड़ित रहा है। आसिम मुनीर को बुलाते हैं और कहा यह जाता है कि वहां पर भी सिर्फ बिजनेस 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 की, बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज पे अमेरिका की नजर है। ट्रम्प की ये जो राजनीति चल रही है कूटनीति के नाम पर और सिर्फ व्यापार चल रहा है, आपको लगता है कि ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा घातक हो सकता है अमेरिका के? और दूसरी तरफ, क्या वहां का इंडियन डायस्पोरा इतना संगठित है जितना हम अक्सर देखते हैं कि जो इस्लामी ताकतें होती हैं या उनका जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहता है उसमें जो एकता दिखाई देती है, क्या वो इंडियन डायस्पोरा में भी विदेशों में दिखाई देती है? देखिए, दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं यहाँ पे। पहली बात यह है, अभी कल ही ट्रंप ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उसने अपील की है मध्य एशिया के मुस्लिम देशों से। हम्म। और ये एक धार्मिक अपील ट्रंप ने की है कि वो अब्राहमिक लॉ को फॉलो करें। मतलब जितने भी बीफ खाने वाले लोग हैं वो एक हो जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। हमारे यहाँ लोगों ने इस वक्त के ऊपर वक्तव्य पे ध्यान नहीं दिया है। इसका हम्म। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम और ये जो ईसाई हैं ईसाई ये क्रिश्चियनिटी। ये एक हो जाए। और ये अब का नहीं है, ये पोप का बहुत पहले, 100 साल पहले का वो दिया हुआ वो था, जब दुनिया को बांटा गया था कि एक तरफ ये वाला चर्च जाएगा, इस तरफ ये चर्च जाएगा, वो जाएगा पूरा लेकर के। दूसरी बात आप ये देखिए कि अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां पे आप रोज देखिए आजकल सोशल मीडिया के ऊपर वहां के वीडियो आ रहे हैं। वहां के कुछ राष्ट्रवादी परेशान भी है बहुत इस बात को लेकर के कि खुलेआम मुल्ला वहां पे ये कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे अपना इस्लामिक राज बनाना है। बड़ी ईमानदारी के साथ में वो डिक्लेयर करते हैं भाई मुल्ला, यूरोप में भी, वहां पे भी, सब जगह पे, हम्म। कि हमने तो जिहाद करनी है, हमने तो इनको काफिरों को मारना है, हमने तो इनके ऊपर राज करना है। वो खुलेआम डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा ये आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब अंदर खाने कहीं पे इनमें कुछ वो बिरयानी पक रही है आपस के अंदर जो है। मैं खिचड़ी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा बिरयानी पक रही है इनके अंदर आपस में इस चीज को लेकर के। क्योंकि कोई भी अमेरिका के अंदर अगर ऐसी बात मान लीजिए कह देता है कि साहब वो रूस की तारीफ कर देता है या वो कर देता है, तो उसके पीछे पड़ जाती है एफबीआई भी पड़ जाएगी, सीआईए भी पीछे पड़ जाएगी उसके। लेकिन जो वहां पे ये फतवे दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हम तो अमेरिका पे राज करेंगे और इस्लाम का पूरा राज होगा अमेरिका के ऊपर, उसके खिलाफ इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। तो ये एक बहुत गहन विषय है कि ट्रंप जो है क्या उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जिस रास्ते के ऊपर कीर स्टारमर लंदन के अंदर चल जी, बिल्कुल, यूरोप रहा में हम देख रहे हैं कि क्या हाल हो रहे हैं इस समय। है, जो वहां पे हो रहा है। और मैं देखता हूं हुँ। कि देखिए इन लोगों की आंखें जो हैं वो बंद है या कान इनके बहरे हैं कि हमारे यहाँ ये तो कह देंगे कि साहब बीजेपी की वजह से, आरएसएस की वजह से और ये सब हो रहा है। यूरोप में कहाँ है बीजेपी और आरएसएस? फ्रांस में क्या है? और नीदरलैंड्स में क्या है? बेल्जियम में क्या है? ऑस्ट्रिया में क्या है? इटली में क्या है? वहां तो हिंदू नहीं है, वहां तो हिंदुत्व वो नहीं है जिसको ये तो हिंदू आतंकी तक कहना शुरू कर देंगे बोल करके। हुँ। तो वहां पे ये क्यों कर रहे हैं इस्लामिक लोग पूरे जाकर के? तो इन लोगों की जो नजरिया है मैं बताऊं आपको, वो और इन लोगों को एक बहुत बड़ी और गलतफहमी है। ये समझते हैं कि आज भी द्वितीय विश्व युद्ध की तरीके से बहुत बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, जबकि वो स्थिति, देखिए मैं आपको बताऊं उस पे भी हाँ, एक और इससे भी ये परेशान होगा कि खाली ब्रिक्स हुँ। की बात नहीं है।
एक बात आ रही है कि चीन, रूस, ईरान और भारत एक साथ मिलके खड़े हैं। मतलब तो चीन का हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि चीन एक धोखेबाज देश रहा है। हम्म। लेकिन अगर ये कहीं ये संगठन बन जाए चारों देशों का, तो मुझे हम्म। बताइए इन पाश्चात्य शक्तियों का वर्चस्व कहाँ रहेगा? और चीन को पर अगर अकल ये आती। तो समय के हिसाब से अगर कपिल सर देखें तो ये तो जरूरत भी महसूस हो रही है, जिस हिसाब से अभी कल जो है अजीत डोभाल रूस गए, या पीएम मोदी के चाइना जाने की भी बातचीत चल रही है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका मजबूर कर रहा है कि आपको एक अलग पैरेलल शक्तियां बनानी पड़ेंगी, इनके ऊपर निर्भरता आपको कम करनी पड़ेगी, जो ब्लैकमेलिंग का ये जो खेल है ये खत्म करना पड़ेगा। क्या आप लगता है देखिए, समय आ गया है? तृप्ति जी, अमेरिका मजबूर नहीं कर रहा है। अमेरिका ने अपने एक वो बुलडॉग की तरीके से, बेकार हम्म। बुलडॉग का नाम ले रहा हूं, मैं तो बहुत प्यारा है उसको, बुलडॉग की भी बहुत वो तारीफ करता हूं। लेकिन इसने जो है ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं दुनिया के अंदर, जैसे मैंने कहा, कि जितने भी हम्म। देशों को ये ब्लैकमेल करता है, बुलडोज करता है, वो करता है, वो सारा देश उठ करके खड़ा होने को तैयार है। सिर्फ एक आवाज चाहिए। आज इसीलिए मोदी जी की तरफ क्यों लग रहा है सारे के सारे। आप चीन तक को देखिए ना, जो चीन ने व्यक्तित्व दिया है कि इस पूरी टैरिफ हम्म। वाली लड़ाई के अंदर चीन भारत के साथ खड़ा है, चीन अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है। रूस हम्म। पूरा एक, और मेरे हिसाब से मेरी एक बात मान करके चलिए, बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। डोवल जी वहां गए हैं, अभी जयशंकर भी वहां जाने वाले हैं। खबर ये आ रही है हम्म। कि पुतिन भी भारत आएंगे। ये भी हो सकता है कि पुतिन और मोदी जी दोनों मिलकर चीन जाएं। तो बहुत कुछ हो रहा है। और देखिए, दुनिया का, देशों का जो इनसे एक विश्वास उठ गया है, उसका एक और बहुत बड़ा मैं आपको कारण देता हूं पूरा का पूरा इसके अंदर। वो हम्म। कारण आपको ये मैं बताता हूं कि मतलब इसका कारण ये उठा है। आप यूक्रेन युद्ध को लीजिए, जी। जिसका बहाना ट्रंप ने बनाया भारत के साथ कि रूस से ये नहीं लेना, रूस से वो नहीं लेना। हम्म। आप ये देखिए, ऐसा बेवकूफ बनाया है इन्होंने यूक्रेन का कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगी नाटो। है? और आए जब तक नाटो, रूसी इनको काटो काटो। मतलब कहां से युद्ध शुरू हुआ? रूस कहता है कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा। हम्म। यूक्रेन कहता है मैं जाऊंगा। शुरू हो जाता है युद्ध। ये यूक्रेन को नाटो में नहीं लेते, समझे जी? यूरोपियन यूनियन में जी। भी नहीं लेते, यूरोपियन यूनियन में भी नहीं लेते। और पीछे से हम तुम्हें हथियार देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, लड़ो। तो यूक्रेन का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। और उसमें भी इनको फायदा है कि वहां जो तबाही हुई है, जिस दिन भी युद्ध विराम होगा, वहां फिर इनके जो बड़े बड़े ये कॉरपोरेट सेक्टर वाले हैं, ये निर्माण कंस्ट्रक्शन के के लिए, नाम पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल। ये निर्माण के लिए पहुंच हम्म। जाएंगे। तो फिर इनकी पैसे की आमदनी होगी। जो मैंने कहा कि पैसा 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 इनका। यही हालत इन्होंने देखिए ताइवान की हुई। हम्म। आप ताइवान को भी, भाई आप पूरे राष्ट्र का दर्जा क्यों नहीं देते? उसको क्यों नहीं यूएन के अंदर जगह देते देश, अगर वो है तो? वो सब नहीं करेंगे। लेकिन चीन के खिलाफ लड़ाने को और वो सब करने को, हम तुम्हें शस्त्र देंगे लड़ने के लिए, तो भाई खरीदो शस्त्र अमेरिका से। मैं तो आपको बताऊं, ये स्थितियां ऐसी बदल रही हैं कि हम्म। जो चीन, अगर मैंने कहा जैसे अपने आप को सुधार ले, तो आज अगर चीन अपने को सुधार लेता है, तो जापान तक जो है वो अमेरिका के वर्चस्व में नहीं रहेगा। जापानी कितना भी अमेरिका कुछ कर ले, जापानी भूल नहीं सकते कि उसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे इन्होंने एटम बम दागे। भारत ने याद दिला दिया ना इनको, अमेरिकियों को, परसों, कि तुम औरों की बात करते हो, तुमने क्या किया था दुनिया के अंदर। मैं तो मानता हूं कि हम्म। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई वॉर क्रिमिनल है, तो अमेरिका, जिससे करोड़ों को मारा। तो इसलिए ये जो परिस्थितियां उभर के आ रही हैं, और इन परिस्थितियों के अंदर जो एक बहुत ही मतलब जटिल रूप लेकर के अंतरराष्ट्रीय, जिसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं, इस समय जो खड़ी हुई है विभिन्न हम्म। कारणों से, उस पे मुझे अफसोस एक ये होता है कि जिन लोगों को टैरिफ का मतलब तक नहीं मालूम,
या उनसे कहेंगे ना कि भाई जरा टैरिफ लिख दो, तो उसकी हम्म स्पेलिंग भी सही नहीं लिख पाएंगे। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ नेता मौजूद हैं, लेकिन हम्म उनको ट्रंप का गुण, मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, तेजस्वी यादव जरा टैरिफ लिख के तो दिखा दें, या टैरिफ का मतलब तो समझा दें क्या होता है भाई, समझे। हम्म और भारत की इकोनॉमी डूब गई, वो वहां कहता है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, और हमारे यहाँ हमारा प्रतिपक्ष का ये नेता, ये राहुल गांधी कहता है इंडियन इकोनॉमी इज डेड। ये तो सबको मालूम है ट्रंप ने कौन सी नई बात कह दी। तो भाई तुम इकोनॉमी को ही डेड नहीं, तुम तो पूरे भारत को ही डेड करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से 147 से पहले भारत था ही नहीं। वो मैं कहा एक दिन इनके वो प्रवक्ता से, मैंने कहा, पूछा था कि भाई तुम्हारा जी नेता ये कहता है कि भारत तो 47 में बना, तो फिर ये हम्म कांग्रेस क्यों तुम चिल्लाते फिरते हो कि हम तो भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे 1885 से, और तुम्हारे जब भारत चाचा था जी, ही नहीं तो हाँ, और तुम्हारे चाचा जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते फिर रहे थे हम्म पूरा लेकर के, और वही कम्युनिस्टिक बराबर में बैठा था। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, सन 47 में ही भारत हम्म बना। तो मैं कहा भैया फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कैसे बन गई 1925 में, जब इंडिया था ही नहीं। मतलब ऐसी ऐसी बेवकूफी बात करते हैं, क्योंकि सत्ता की हवस ने इनके दिमाग को जकड़ दिया है। और इतिहास में आज वो हो रहा है, मैं बताऊं आपको, जो मैं हम एज ए इतिहासकार हम पढ़ाते थे क्लास के अंदर, कि जी भाई वो रजवाड़े छोटे छोटे, कि विदेशी आक्रांता आ रहा है, चलो भाई इसको कर लेने दो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पड़ोसी को तो पीट देगा ये, मेरा राज तो बना हम्म रहेगा। तो मैं उत्तर प्रदेश का हम्म चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, देश जाए भाड़ में। मैं बिहार का चीफ मिनिस्टर बन हम्म जाऊं, देश जाए भाड़ में। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो स्टेटमेंट है मोदी जी का, कि मैं देश के किसान और मछुआरे का नुकसान नहीं होने नहीं दूं, सही बात है। क्या कपिल सर, इन्होंने। आखिरी में एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। आखिरी में, एक इतिहासकार हैं आप, जो आज परिस्थितियां चल रही हैं, जो अमेरिका कर रहा है, भारत ने जिस तरह का स्टैंड लिया है, भारत को जिस तरह बाकी देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्या लग रहा है आज क्या इतिहास लिखा जा रहा है? आज देखिए, सबसे पहली बात तो ये लिखी जा रही है कि हम्म 21वीं शताब्दी के अंदर एक ऐसा राष्ट्र है जिसने पहली बार उठ करके अमेरिका को खुलेआम दुनिया में चुनौती दी, जिसने अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दी। चीन और रूस ये सब मतलब अमेरिका का विरोध करते हैं, लेकिन हम्म जिस तरीके से भारत ने अमेरिका को चुनौती दी है 21वीं शताब्दी के अंदर, हम्म इस प्रकार की चुनौती इतिहास के अंदर अमेरिका को कभी भी नहीं मिली। हम्म और इसलिए केवल भारत ही नहीं, भारत का जो नेतृत्व है इस समय का, जो जी प्रधानमंत्री का अपना एक व्यक्तित्व है। आप ये एक चीज नोट करिए तृप्ति जी, आप पिछले जी कई सालों से देख रहे हैं कि वो ये वर्ल्ड पोल वोल कराते हैं ये लोग भाई, है क्यों हाँ उन वर्ल्ड में कराए गए चुनावों को जो पोल होते हैं, उनके अंदर हाँ मोदी जो है उनके सबसे ज्यादा परसेंटेज उनको मिल रही है दुनिया के अंदर। हम्म क्यों मिल रही है? सही बात है। क्योंकि वो पाकिस्तानी क्यों कहते हैं कि हमको मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, जो देश के लिए सोचे, जो देश के लिए हम्म करे। बार बार वो तो मोदी योगी दोनों, उनकी पार्लियामेंट में अभी कल परसों ही योगी जी में भी जिक्र हो रहा था यूपी का पूरा लेकर के। हाँ हाँ, हाँ, वो क्यों चाहते हैं? हम्म इसलिए चाहते हैं कि, और देखिए ट्रंप ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। हम्म मोदी और ट्रंप का एक बहुत बड़ा फर्क मैं आपको बता दूं, जो देश की जनता को कोई बताता नहीं है। हम्म ट्रंप आता है खरबोपतियों में से, कॉरपोरेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला अरबपति खुद, खरबपति खुद, हम्म जिसके लिए पैसा सब कुछ है। इसका उसका बहुत कुछ दाव पे है व्यक्तिगत रूप पे भी। भाई ट्रंप टावर तो उसने भारत में भी बना दिए है ना, और भी बनाने जा रहा था। हम्म लेकिन हमारा जो नेतृत्व है मोदी जी का, वो एक झोला लेकर के दिल्ली पहुंचा था, और एक झोला लेके ही वापस जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, जो देश की जनता को समझना चाहिए। और इस अंतर को देश की जो जनता को, उस भारत के अंदर जो मौजूद हैं हमारे ये विरोधी नेता, उसमें भी समझ लेना चाहिए कि क्या मोदी जी की व्यक्तिगत संपत्ति है, और क्या राहुल गांधी इस परिवार की संपत्ति है, या तेजस्वी यादव की संपत्ति है, या अखिलेश यादव की संपत्ति है, जिनके खानदान
फटी चप्पल में और फटे पजामे के अंदर जेपी मूवमेंट के अंदर राजनीति में आए थे और आज अरबोपति बने पड़े हैं। और उस मोदी को देख लीजिए कहां से अपना उसने कैरियर शुरू किया और क्या कमाया। दुनिया देखती है इसको। पाकिस्तान के अंदर लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें क्यों मोदी जैसा चाहिए, कि हुँ। उसने अपने लिए कोई दौलत नहीं बनाई है, उसने स्कैम नहीं किए हैं, उसने अपने परिवार वालों को पैसा नहीं बांटा है, इसलिए हमें मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए। ये पाकिस्तानी कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं इस बात को। तो और इसलिए आज ये उसी वही वही सरकार वही पीएम मोदी जो हैं, जिन ट्रम्प के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जब ट्रम्प ने आके तरेरी टैरिफ दिखाया तो मुंहतोड़ जवाब भी भारत की तरफ से दे रहे हैं। और ये सिर्फ भारत ही नहीं कपिल सर, ये पूरी दुनिया देख रही है कि चल क्या रहा है और चीजें किस तरह तेजी से बदल रही हैं। और इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि शायद एक नया इतिहास अब लिखना शुरू हो चुका है। बदलती हुई अर्थव्यवस्था पर ही नहीं, बदलती हुई सुपर पावर पर भी। आपको क्या लगता है? चलते-चलते बस आखिरी कमेंट। मेरा आखिरी कमेंट बिल्कुल ये है, मैंने ट्रंप को ये नहीं भूलना चाहिए कि कोविड ने जिस तरीके से दुनिया पे हमला किया था, उस हमले से उभरने वाला पहला देश भारत था। और जब हम कोविड जैसे हमले से उभर करके हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ आगे जा सकती है, हम स्वदेशी और स्वावलंबी हो सकते हैं, तो मिस्टर ट्रंप महोदय, तुम्हारा अटैक तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और कोशिश करके देख लो, 1000% हम पे टैरिफ लगा लो। भारत ने तुम्हें अभी तक तो जवाब दिया है, लेकिन अब भारत जब प्रहार करेगा तुम्हारे ऊपर, तो अमेरिका और ट्रंप, तुम नहीं संभाल पाओगे भारत के उस प्रहार को। और मुझे कहीं याद आ गया कि कोई हुँ, भविष्यवाणी थी कहीं पे कि साहब 21वीं शताब्दी में भारत जो है एक महाशक्ति बन के सामने आएगा हुँ, विश्व के सामने। हुँ, हुँ। तो मेरा तो यही है कि भारत जो है अभी तक किसी को ठोकता नहीं है, लेकिन ऐसी हरकतें मत करो कि भारत तुम्हें ठोकना भी शुरू कर दे। चलिए, अब नज़र तो रहेगी, आपसे भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और दर्शकों को भी बता दें कि कपिल सर अभी ट्रिनिडाड में हैं, इनकी नई पुस्तक का वहाँ पे लॉन्च होने वाला है। इसके लिए कपिल जी आपको पांजनी की ओर से बहुत-बहुत बधाई। और जब आप यहाँ वापस आएँगे, तो फिर हम स्टूडियो में आपके साथ बैठ के फिर और देश और दुनिया के कई मुद्दों पे चर्चा भी करेंगे। जी हाँ, ये किताब है हमारी, आ, ये वाली, कोलोनियल कॉलोनियल प्लांटेशंस एंड इंडियन इंडेंचरर्स और रिवीलिंग सप्रेस्ड रियलिटीज। मेरे को ऑथर हैं इसमें डॉक्टर संदीप महाराज रामदयाल। हम लोगों ने मिलकर इसे एडिट किया था। और ये किताब जी, भी इनके लिए एक परेशानी का विषय है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी ये कई उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने मनगढ़ंत चीजें रचित की थी, गिरमिटिया मजदूर और इन सबको लेकर के, उन सबको हमने जी, जी। चुनौती दी है इसके अंदर। अब आप वहाँ से आइए, फिर आपसे इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आपको बधाई और आज आपने ये पूरी चर्चा हमारे साथ की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।